बालेंद्र शाह, जिसे ज्यादातर नेपाली सिर्फ बालेन रैपर के नाम से जानते हैं, अब नेपाल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए झापा 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें 68,348 वोट मिले, जो नेपाल के इलेक्शन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा वोट टोटल है। इस जीत के साथ बालेन ने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और ये रिकॉर्ड उसी नेता का था जिसे उन्होंने इस बार हराया है। ये नेता हैं के.पी. शर्मा ओली, जो नेपाल के 4 बार के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के चेयरमैन भी हैं। ओली को इस इलेक्शन में सिर्फ 18,734 वोट मिले। झापा 5 उनका लंबे समय से पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। कुछ समय पहले तक काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने अपनी सेंट्रिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP को डायरेक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मेजॉरिटी दिला दी है। 8 मार्च की शाम तक पार्टी 165 डायरेक्ट सीट्स में से 120 से ज्यादा सीट्स जीत चुकी थी। एक्सपर्ट्स इसे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बता रहे हैं। 35 साल के बालेन अब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो नेपाल के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। नेपाल की लगभग 3 करोड़ की पॉपुलेशन में से 40% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन देश की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज का लीडरशिप ज्यादातर 70s की एज में रहा है। ये जनरेशन गैप कई सालों से बढ़ रहा था। 2026 में ये गैप खुलकर सामने आया जब जेन जी लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट ने ओली को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया। बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और वो पहले मधेसी प्राइम मिनिस्टर होंगे। मधेसी कम्युनिटी नेपाल के सर्दर्न तराई प्लेन्स में रहती है और देश की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 हिस्सा है। ये कम्युनिटी नेपाल और इंडिया दोनों में लिंग्विस्टिक और कल्चरल रूप से जुड़ी हुई है और तो और मैथिली समेत कई भाषाएं भी बोलती है। बालेन सिर्फ रैपर ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। नेशनल इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने काठमांडू के मेयर पद से रिजाइन कर दिया था। उनका पॉलिटिकल राइज अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में उन्होंने ऑफिशियली RSP ज्वाइन की थी। पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया और उन्होंने झापा 5 सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जहां से सीधा मुकाबला ओली से था। ओली 2008 से लगभग हर इलेक्शन में इसी सीट से जीतते आए थे। बालेन का कैंपेन काफी मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड रहा। इसमें स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और नेपाली डायस्पोरा से फंडिंग का भी बड़ा रोल रहा। उनका प्रोटेस्ट सॉन्ग नेपाल हासी को पिछले साल के प्रोटेस्ट के दौरान यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज लेकर आया था। इस गाने में लाइंस थी कि खुशी के बिना समाज का क्या फायदा, डार्क पास्ट को मिटा दो, रेवोल्यूशन लाओ और लोग ही असली मालिक हैं। ग्राउंड पर यानी ऑफलाइन कैंपेन में उनका काठमांडू मेयर के तौर पर रिकॉर्ड, अकाउंटेबिलिटी पर स्पीचेस और ट्रेडिशनल पार्टी से दूर रहने की इमेज ने वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया। ये चुनाव सितंबर 2025 के जेन जी प्रोटेस्ट के बाद हुए। स्टूडेंट्स और यंग लोगों ने करप्शन, नेपोटिज्म और आउटडेटेड लीडरशिप के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया था। इसी प्रोटेस्ट मूवमेंट ने पीएम ओली की कोalition गवर्नमेंट को गिराने में भी बड़ा रोल निभाया। पुलिस के साथ क्लैशेस में कम से कम 77 प्रोटेस्टर्स, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, मारे भी गए। जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जो मिड 1990 से अर्ली 2010 के बीच पैदा हुए। प्रोटेस्ट की शुरुआत सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने के प्रपोजल से हुई थी, लेकिन बाद में ये एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गई। यंग जनरेशन एक जनरेशनल पॉलिटिकल शिफ्ट चाहती थी। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया था। इसके बाद जेन जी ग्रुप्स ने फॉर्मल चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना था। 5 मार्च को हुई वोटिंग में लगभग 60% टर्नआउट रहा। इलेक्शन ऑफिशियल्स के मुताबिक वोटिंग प्रोसेस लार्जली पीसफुल रहा। ये 2015 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नेपाल का तीसरा पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। नेपाल में 2008 में मोनार्की ऑफिशियली खत्म होने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ था। नेपाल में मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में टोटल 275 मेंबर्स होते हैं। 165 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। 110 मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुने जाते हैं। लेकिन अब क्या बदला? पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील बाबू पंत के मुताबिक इस बार सबसे बड़ा चेंज मैंडेट का है। उन्होंने कहा कि RSP की जीत लोगों की पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम से गहरी नाराजगी और एक नए डायरेक्शन की उम्मीद को दिखाती है। डायरेक्ट सीट्स में RSP की डोमिनेंस और प्रोपोर्शनल वोट में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बात का सिग्नल है कि नेपाल में कई सालों बाद सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बन सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बालेन शाह इस मैसिव मैंडेट को स्टेबल गवर्नेंस में तब्दील कर पाएंगे या नहीं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।